अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अमन अमान की, दहशतगर्दी के जो कुछ वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। आम इंतखाबात के एक गहमा-गहमी तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले हफ्ते मौलाना फजल रहमान पे भी हमला हुआ और ये खदशा चल रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो सिंध का दारुल हुकूमत भी है, हमेशा कराची में दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब रहती है। आम इंतखाबात में एक बड़ा चैलेंज होगा इस निगरान हुकूमत के लिए कि सिंध के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अमन अमान को कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि इसके अमन अमान से ही आम इंतखाबात भी लिंक हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा तीन अहम मौजूद हमारे प्रोग्राम में होंगे, जिसमें एक तो जैसे हमने जिक्र किया, जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की जाएगी। दूसरा, हमें आजकल ये चीज नजर आ रही है कंपेयरली, जो हमारे मेहमान है वो हमें जरूर बताएंगे कि निगरान हुकूमत में अमन अमान ज्यादा बेहतर था या जमहूरी हुकूमतों में कराची का और ओवरऑल पूरे मुल्क का अमन अमान बेहतर था। ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा जिस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो बड़ा अहम मौजू होगा जिस पर हम बात करेंगे कि चौधरी असलम जैसे अफसरान जो धमकी देते थे, वार्निंग देते थे, दहशत गर्दों को सरेआम ललकारते थे, आजकल वो अफसरान क्यों नजर नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या वजूहत है। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, बहुत अहम शख्सियत है। क्राइम शोज के वाले से जो बुनियाद जो रखी थी उन्होंने रखी थी, और यकीनी तौर पे वो खुद भी दहशतगर्दी का एक दफा 2010 में निशाना बन चुके हैं और दहशतगर्दी के इन वाकयात के बारे में बड़ी गहरी रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। बड़ी सूरत हाल पे उनकी गहरी नजर है। फहीम सदीकी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। फहीम साहब, सबसे पहले जो हम एक सवाल आम तौर पे आपसे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज आपसे मालूम करना चाहेंगे। कहा यह जाता है कि जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो उसमें अमन अमान ज्यादा होता है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर, सिंध का दारुल हुकूमत है और सबसे ज्यादा आबादी वहां पे है, तो एक चैलेंज होता है। तो ये थोड़ा सा कंपेयर करके हमें बताइएगा कि जमहूरी हुकूमतों में अमन अमान ज्यादा होता है या अभी निगरान हुकूमत में ज्यादा है कराची में अमन अमान? देखिए, जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक़्त वो थोड़ा-सा उलट है। जो समझा जाता है उसके बिल्कुल उलट है कि जमहूरी हुकूमत में हमें, अगर हम कराची की बात करें, तो अगस्त में जो है वो गवर्नमेंट चली गई और निगरान हुकूमत आ गई 9 अगस्त को। 9 अगस्त के बाद से जो 4 महीने हमें मिलते हैं, ये निगरान हुकूमत के, और मैं उनका अगर तकाबुल करता हूँ पिछले 8 माह से, तो मुझे ये नज़र आता है कि निगरान हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। और ये इसकी बड़ी वजह जो मुझे ये नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा हमें जो है वो ऊपर से भी डंडा नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमत के साथ जो लोग इस वक्त लिंक्ड हैं, वो जो है अपना एक प्रेशर, अपना एक दबाव रखे हुए हैं, और उनके लिए बहुत इस वक्त जरूरी हो गया है कि अगर वक्त पर इंतखाबात नहीं हुए और 90 दिन से चीजें आगे निकल गई हैं, तो अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाए। तो मुझे ये नजर आया इस पूरे साल को, अभी जो कि साल एंड हुआ है, तो जाहिर है हमने ये सारी चीजें जो है की भी हैं, और आपका सवाल जो है बहुत इस वक्त की भी है कि इस वक्त सिचुएशन अगर मैं देखता हूँ तो कराची में अगस्त तक जो मुख्तलिफ किस्म का क्राइम है, जिसमें खास तौर पे मैं बात करूं स्ट्रीट क्राइम, जो कराची का एक शनाख्त बन चुका है, उसका अगर मैं रेशो देखता हूं तो वो मुझे अगस्त तक जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन अगस्त के बाद जो है उसमें मुझे स्लाइटली सी कमी नजर आती है, लेकिन फिर नवंबर में मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसकी वजूहत भी जो है वो जो हुकूमत है और जो अफसरान है, पुलिस अफसरान है, उनकी जानिब से जो बताई जा रही वो है किसी हद तक वो इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट आया होगा। उनका कहना है कि जनाब अक्टूबर की जो डेडलाइन थी अफगानियों की, गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी की, उसके बाद हमने ये देखा है कि कराची में मुख्तलिफ किस्म का क्राइम जो है वो कम हुआ है, और उसके लिए वो जाहिर है वो फिगर्स पेश करते हैं। इसमें हम जो आपने अभी बात की कि जो गैर मुल्की यहाँ से गए हैं कराची से, तो इसको हम इसके लिंक करें या ओवरऑल जो निगरान हुकूमत की कारकर्दगी को लिंक करें, क्योंकि आपने खुद कहा कि कंपेयरली जमहूरी हुकूमतों के अभी अमन मान ज्यादा है, लेकिन इस निगरान हुकूमत में हमने देखा कि इनकलाब भी हुआ है उन गैर कानूनी लोगों का। जी, मैंने दोनों दोनों बातें की आपसे कि बेसिकली जो लोग पीछे हैं, जो ज़ाहिर इस मुल्क को हमेशा से चलाते आए हैं, वो निगरान हुकूमत के ज़रिए जो है वो इस मुल्क में किसी हद तक डिलीवरेंस चाहते हैं। अब वो ज़ाहिर है गुड गवर्नेंस के ज़रिए ही मुमकिन थी, तो कम से कम जो है निगरान हुकूमत के ज़रिए जो है ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, निगरान हुकूमत ने लिए हैं, जिनकी बुनियाद पर हमें ये नज़र आया कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। मैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की अगर बात करूँ, तो मुझे कुछ कमी नज़र आती है क्राइम में, और फिर जब मैं अक्टूबर के बाद देखता हूँ,
जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, उनकी वापसी के बाद मुझे कुछ ज़्यादा जो है नीचे नज़र आता है। ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम मुझे कम होता नज़र आता है। मुझे भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन के केसेज़ यहाँ पे बहुत होते थे। उनमें मुझे थोड़ी-सी स्लाइटली सी चेंज नज़र आती है। इट्स इसी मीन तरह के से जो वो लोग इन्वॉल्व वायलेंस थे है इसमें, इट्स मीन वो लोग इन्वॉल्व बिल्कुल। थे। बिल्कुल, इसका इसका बाकायदा डेटा जो है वो पुलिस की जानिब से शेयर किया गया है और उस डेटा में ये बात मौजूद है और उनका जो कहना है, वो नफ्सियाती तौर पर इस बात को जो किसी हद तक साबित करने की कोशिश भी करते हैं पुलिस अफ़सरान, उनका ये कहना है कि वो लोग चूँकि एक जंगज़दा माहौल में रहते थे और जब वो स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात करते थे, तो वो जो है ख़ास तौर पे अगर कोई ज़रा-सी भी हरकत होती थी, तो वो हुँ, चूँकि एक ऐसे माहौल से आए थे जहाँ पर रिएक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो फौरी तौर पे गोली मार देते। तो हमने शहर में जो वाक़यात हुए हैं, हमने इसमें देखा है कि जो लोग मर रहे थे, उनकी तादाद में भी हमें बहुत कमी नज़र आई है। अगर पूरे शहर में अगर मैं बात करूँ कि 100 से ज़ायद लोग जो हैं पूरे साल में मरे हैं, तो ये 1 महीने में 5 और 6 लोग भी मरे हैं। लेकिन जो मैं हुँ। नवंबर देखता हूँ, उसमें सिर्फ़ 3 लोग मरे हैं और अगर मैं जो दिसंबर देखता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे 3 लोग ही सिर्फ़ जो है वो स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुज़ाहमत पे मारे जाते नज़र आते हैं। तो ये एक चेंज की एक वजह है। इसी तरह से जो है कि जो हम माज़ी में भी ये रिपोर्ट करते रहे कि मुख्तलिफ किस्म के अफ़गान गैंग्स जो हैं, वो हुँ। मुख्तलिफ किस्म की डकैतीज़ में जो हाउस रॉबरीज़ हैं और जो दीगर घर डकैतियाँ हैं, उनमें मुलव्वस नज़र आ रहे थे। जी, सही उनकी तो वापसी पिछली के बाद ये जमहूरी चेंजेज़ हुकूमत ने तीसरी इनिशिएटिव चीज़ क्यों नहीं उठाया है फ़हीम भाई? ये ज़रा बताइएगा कि पिछली जो हुकूमत थी, उनकी क्या मजबूरी थी कि ये जो इनिशिएटिव निगरान ने उठाया, वो उन्होंने क्यों नहीं उठाया? उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये बनी वो ये बनी कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उनमें जो दहशतगर्द मुलव्वस पाए गए, उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से वक़्तन-फ़वक़्तन निकल रहा था और फिर साबित भी हो रहा था। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से ये इश्यू उठाया कि जी आप कि आपके लोग जो हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तान तालिबान कहते हैं या अफ़गान तालिबान कहते हैं, उनके तहत जो है ये एक बड़ा इश्यू मुल्क में बनता चला जा रहा था। इस मौके पर जो है पाकिस्तान में जो हम मैं ये कह सकता हूँ कौमी क़यादत ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनको कम से कम मुल्क से वापस भेजा जाए और ये पूरे मुल्क के लेवल के ऊपर एक कैंपेन हुई और उसके नतीजे में 31 अक्टूबर की एक डेडलाइन दी गई थी। उस 31 अक्टूबर तक जितने लोगों ने मुल्क छोड़ा है, वो तो रज़ाकाराना तौर पर छोड़ा, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयों के नतीजे में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की कार्रवाइयाँ थी, उनके नतीजे में जिन लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट किया गया है, उससे जो है हमें क्राइम नीचे नज़र आ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी क्या ये हो गया कि जनाब शहर में एक भी आदमी नहीं मर रहा, स्ट्रीट क्राइम की कोई एक भी वारदात नहीं हो रही, एक्सटॉर्शन की कोई एक भी वारदात नहीं हो रही या अगवा बराए तावान के वाक़यात नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, कमी नज़र आई है। अब ज़ाहिर है निगरान हुकूमत एक हद तक ही डिलीवर कर सकती है और जब निगरान हुकूमत आ जाती है और इलेक्शन अनाउंस होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। इस वक़्त जो अफ़सरान बैठे हैं, चाहे वो थाने की सतह से लेकर और आईजी सिंध की सतह तक, उन्हें ये पता है कि जी इस वक़्त जो है मुझे चेंज नहीं किया जा सकता ड्यू टू इलेक्शन। तो वो ज़ाहिर है एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पुलिसिंग कर रहे हैं। उनके लिए डिलीवर करना डंडे के बल पे जो उनसे डिलीवर कराया जा रहा है, वो तो वो किसी हद तक कर रहे हैं। लेकिन जिसे मैं कहता हूँ ना कि हमेशा नियत, वो नियत की कमी मुझे हमेशा नज़र आती है और ख़ास तौर पे पुलिस के लेवल पे मुझे नज़र आती है। आज जो है यहाँ पर आईजी सिंध साहब ने भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक जो एडिशनल आईजी कराची है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आदाद-ओ-शुमार लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि जी ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये हम बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन क्या कराची आज भी कराची का कोई शहरी ये तसव्वुर कर सकता है ये सोच सकता है कि वो सुबह घर से निकलेगा तो वो बाहिफ़ाज़त अपने घर पहुँच जाएगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कराची वो वाहिद शहर है, कराची का शायद ही वो कोई शहरी हो, खुशनसीब शहरी हो जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हुआ हो। कुछ लोग तो एक से ज़ायद मर्तबा शिकार हुए हैं और कोई अगर एक ऐसा शहरी है, तो उसे अपना नाम जो है ना वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा देना चाहिए कि जी उसके साथ कराची में रहते हुए कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं हुई। चलें, ये मेरी खुशकिस्मती है कि 2 साल के दौरानिए में मेरे साथ ये नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, तो शायद मैं उनमें आप शुमार हो उसके जाता। बाद चले गए ना यहाँ से। हाँ, मैं चला गया। जी, बहुत-बहुत अच्छा ये भी ज़रा थोड़ा-सा बताते जाइए फ़हीम भाई कि जो अभी आम इंतखाबात हो रहे हैं, खदशा है ना तमाम रहनुमा आपने बोला ना फ़ज़ल रहमान के हमले की बात खबर देखी होगी। तो तमाम जो बड़े लीडरशिप है उनके ऊपर हमले के खदशात हैं, इस तरह के हवाले से इस तरह की रूमर्स भी फैल रही हैं, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक एडवाइज़री भी जारी की जा रही है। तो आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा ओवरऑल हम पूरे कंट्री की अगर बात करें कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी के मामलात को देखना सिक्योरिटी इदारों के लिए? नो डाउट, नो डाउट इस वक़्त सबसे बड़ा इश्यू होगा कि आप वो माहौल पुरअमन माहौल दे सकें जिसके नतीजे में आम इंतखाबात मुमकिन हो सकें।
देखिए बात आप पूरे मुल्क की कर रहे हैं, पूरा मुल्क डेफिनिटली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कराची भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जी हाँ, कराची में बिल्कुल। माज़ी में कई दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हो चुके हैं। मैं बड़े वाक़यात का क्या आपसे दोहराऊँ, हर शख़्स जानता है कि यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ है। तो जी, उन हालात में कराची ख़ास तौर पे एक अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई छोटा-सा वाक़या भी अगर हो जाए, तो ज़ाहिर है उसका जो एक इम्पैक्ट है वो पूरे मुल्क के ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल। कराची में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना इस वक़्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची का च और फिर ज़ाहिर है इस वक़्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनमें सख्त-महरी से बढ़ के अब तो हम उस पे आ गए हैं कि एक-दूसरे को अब हम बाकायदा तौर पर जवाब भी दे रहे होते हैं। दहशतगर्दी के मामलात में मुलविस होने पर यहाँ से एक बयान जाता है, फिर वहाँ से जवाब आता है। इसी तरह से जो बलूचिस्तान के हालात हैं, वो भी आपके सामने हैं, जिस तरह से इस वक़्त एहतजाज किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी बुनियाद के ऊपर वक़्त पर इलेक्शन होना ही एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है और फिर अगर वक़्त पर इलेक्शन हो जाते हैं, तो सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात रह जाएगी। सियासी हुँ, जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक पुरअमन माहौल देना, यही इस वक़्त बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन बन जाएगा। मुझे सही। उम्मीद तो है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, लेकिन वो कैसे बेहतर होंगी, वो इसी बुनियाद पर बेहतर होंगी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए जो ऐसे लोग जो इन वारदातों में मुलविस रहे हैं, माज़ी में रहे हैं या उनके कनेक्शंस हैं, उनको आप जो आइडेंटिफ़ाई करें, उनके ज़रिए जो है आप किसी भी बड़ी क्राइम की वारदात को रोकने की कोशिश करें। कोशिश ही की जा सकती है देखें, अदरवाइज़ ठीक होने वाले वाक़यात तो होते ही रहते हैं हमारे यहाँ। सही सही वैन साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि अभी तक जो वज़ारत दाखिला सिंध है, उसने कोई सिंध के किसी रहनुमाओं को एडवाइज़री जारी की है कि आपको थ्रेट है, ज़रा सिक्योरिटी देते हैं आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कल एक अजीब-सी बात ज़रूर थी, आपके सवाल के ऊपर मुझे वो याद आ गई कि एक तरफ जो है वो जेयूआई के जो हमारे रहनुमा हैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट वफ़ाकी हुकूमत ने निकाला है और दूसरी तरफ उनके यहाँ पर जो है वो मरकज़ी एक रहनुमा है कारी उस्मान, उनसे जो है कल की तारीख में ही पुलिस ने सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई है। अच्छा। तो ये ज़रूर हुआ यहाँ पर, लेकिन किसी को थ्रेट अभी तक इस तरह से कोई जारी नहीं हुई है। अच्छा, कराची में थोड़ा-सा ये एक मसला ये भी है कि कराची में चूँकि ये मिनी पाकिस्तान ज़रूर कहलाता है, लेकिन चूँकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो चंद जमातों के गिर्द घूमती है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त जो है कराची की पॉलिटिक्स जो है वो एमकेएम से रिलेटेड है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और या यूँ कह लीजिए कि पीपल्स एक तरफ पीपल्स पार्टी है और दूसरी तरफ एंटी पीपल्स पार्टी जो है एक कोalition बन रहा है जिसमें जीडीए भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, एमक्यूएम भी है। ये लोग जो हैं ये कभी भी जो है वो दहशतगर्दों का निशाना एज़ सच नहीं रहे हैं। माज़ी में एमक्यूएम रही है और उससे पहले अगर हम देखते हैं तो बीबी की शहादत तो डेफ़िनेटली एक बड़ा वाक़या है। वो हमसे जुदा हो गई एक दहशतगर्दी के वाक़ये में। लेकिन कोई कराची में सियासतदानों को टारगेट करने का वाक़या जो है ना, वो इस नौइयत के कम रहे हैं। अलावा उन दिनों के जब सियासी दुश्मनियाँ थी, उन सियासी दुश्मनियों के नतीजे में जो है वो बहुत से लोग एक-दूसरे के मारे गए हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इस माहौल को, सियासी माहौल को, इंतखाबी माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए दहशतगर्दी की कोई और वारदात हो जाए, किसी अवामी मुकाम के ऊपर कोई धमाका हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई और इस नौइयत की वारदात हो जाए, तो वो डेफ़िनेटली पॉसिबल है। लेकिन माज़ी में जो हमने देखा है, उसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि सियासी रहनुमा कराची में दहशतगर्दों के ऐसे निशाना नहीं बने, जिस वाक़ये का मेरे साथ होने वाले वाक़ये का ज़िक्र कर रहे थे, वो भी जो है वो एक इज्तिमा को ही निशाना बनाया गया था यौम आशूर के। इस नौइयत के वाक़या ज़रूर कराची में हुए हैं। 18 अक्टूबर के बाद कोई सियासी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मोहतरमा के ऊपर हमले के बाद का कोई बड़ा वाक़या ऐसा रूनुमा नहीं हुआ कराची में। बिल्कुल, मैं उसकी भी बात करूँगा। 18 अक्टूबर के बाद हमें कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा वाक़या जिसमें सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया हो, वो हमें उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मज़हबी इज्तिमात को डेफ़िनिटली यहाँ पे निशाना बनाया गया है। टारगेट किलिंग वैसे होती रही है यहाँ पर, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या जो है हमें 18 अक्टूबर 2007 के बाद नज़र नहीं आता। सही सही। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम के आखिर में हम बड़ी एक अहम बात करना चाहेंगे क्योंकि एक ज़हनों में सवाल उठता है अवाम के ज़हनों में, ख़ास तौर पे कराची के लोग जो हैं वो इस हवाले से यकीनी तौर पे सोचते भी होंगे, पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान के लोग भी सोचते हैं कि एक चौधरी असलम साहब होते थे वो बड़ा ललकारते थे दहशतगर्दों को, हमें वो ललकार नज़र नहीं आ रही, वो क्या वजह है? क्यों क्या अमन कायम हो गया जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसी वजह से वो ललकार नज़र नहीं आ रही पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से या फिर पुलिस इंतज़ामिया ने उस चौधरी असलम के हाल के बाद से ललकार देना बंद कर दिया है? देखिए, मैंने ये तो कहीं भी नहीं कहा कि अमन कायम हो गया है। हाँ, वो ललकार जो है वो चौधरी असलम के साथ ही खत्म हो गई है, वो चली गई है। देखिए, चौधरी असलम
एक नीचे से ऊपर आने वाले पुलिस ऑफिसर थे, वो पुलिस में एएसआई अपॉइंट हुए, एसएसपी के जब रैंक पे पहुँचे तो उस वक़्त वो जो है एक बम धमाके में शहीद हो गए। आज जो पुलिस अफ़सरान आपको नज़र आ रहे हैं, ये पुलिस अफ़सरान ख़ास तौर पर ये पीएसपी अफ़सरान, ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम करने को पुलिसिंग समझते हैं और मेरे नज़दीक ये पुलिसिंग नहीं है। पुलिसिंग नाम ही जो है वो ऑन रोड काम करने का है। आप लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऑफ़िस में बैठकर मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा फ़र्क है जिसकी वज़ह से मुझे आज वो ललकार नज़र नहीं आ रही है। फिर ज़ाहिर चौधरी असलम में एक जिगरा था, मैं उसे इसी तरह से पुकारूँगा कि और उसके साथ-साथ जो है उस दौर के और दीगर अफ़सरान, 1-2 अभी बाकी भी बचे हैं, फारूक ऐवान, उनमें भी बहुत जिगरा था, वो भी जो है इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो दहशतगर्दों को पकड़ते भी रहे और खुद दोनों निशाना भी बने, फारूक ऐवान के ऊपर भी अटैक हुआ, वो भी बम धमाके में ज़ख्मी हुए। इसी तरह से जो है चौधरी असलम तो शहीद ही हो गए। कुछ और अफ़सरान हैं, लेकिन अब उनके अंदर शायद वो ये चाहते हैं कि अब जितनी भी उनकी सर्विस रह गई है उसे सुकून से गुज़ार लिया जाए और कोई इस तरह का एडवेंचर ना किया जाए। इस वज़ह से वो उस तरह से ललकारते नहीं हैं। कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयाँ अभी भी हो रही हैं, लेकिन उनके नतीजे में जो है हमें वो अफ़सरान नज़र नहीं आते। वो आज जो कार्रवाइयाँ करते हुए आज भी अफ़सरान नज़र आते हैं, आपको वही नज़र आएँगे जो नीचे से ऊपर आए हैं। आप मैं नाम लूँगा, खुर्रम वारिस का लूँ, मैं राजा उमर ख़त्ताब का नाम लूँ, मैं मज़हर मिशवानी का नाम लूँ। ये तमाम वो अफ़सरान हैं जो नीचे से ऊपर आए और आज वो जो है दहशतगर्दों को किसी हद तक जो है वो मुँह भी देते हैं। अब लेकिन अगर अब मैं ओवरऑल कराची की बात करूँ ना तो मुझे एक वाक़या अभी-अभी याद आ गया आपसे गुफ्तगू के दौरान कि कराची में ना असल में जंगल का कानून भी है। कराची का मसला ये है कि यहाँ पे जिसके हाथ में ताकत है, वो समझता है कि सब कुछ हो। और एक वाक़या अभी चंद दिन पहले कराची में पेश आया कि जनाब एक सरकारी अफ़सर जो 21 ग्रेड के अफ़सर हैं, उनकी सरकारी गाड़ी उनके बेटे के इस्तेमाल में थी। वो सरकारी गाड़ी में कराची के इलाके सीबीयू में एक अंधेरे में गाड़ी लेकर खड़े हुए थे। एक पुलिस एहलकार ने उस गाड़ी को जब वो चेक करने गए, तो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो साहब मौजूद थे, उनके बराबर वाली सीट के ऊपर एक खातून भी मौजूद थी। उन्होंने पुलिस एहलकार से बहुत बदतमीज़ी की और अपना तारुफ ये कराया कि मैं सेक्रेटरी रेवेन्यू शमशाद अली का बेटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे चेक करो? वो शमशाद अली के बेटे ज़रूर हैं, लेकिन शमशाद अली सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, वो इस वक़्त ओएसडी हैं। उस शख्स ने उसके बाद जो है वो वहां से निकला है, खैबान इकबाल की तरफ जाता है, वापस आता है, उस एहलकार को बाकायदा तेज रफ्तार गाड़ी से वो हिट करता है और इस हिट करने के नतीजे में जो है वो एहलकार के दोनों पैर टूटते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसका बाजू टूटता है, फ्रैक्चर हो जाता है और वो शख्स के खिलाफ एफआईआर होती है, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कराची में ये जो जंगल का कानून है ना वो इसी वजह से है कि हमें वो पुलिसिंग नजर नहीं आती जिस पुलिसिंग के जरिए शहर का आम आदमी ये सोचे कि जब वो घर से निकला है तो अपने घर वापस पहुंचेगा तो वो अमन और अमान के साथ होगा, वो महफूज होगा, उसके साथ स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात नहीं हुई होगी, वो किसी बासर शख्स के साथ झगड़े के नतीजे में जो है या तो दुनिया पानी से कूच नहीं कर चुका होगा या जख्मी नहीं होगा, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथों जो है वो तबाह नहीं हुआ होगा। तो ये सारा इस शहर का एक अलमिया है और इस अलमिया को मैं कितना आपसे डिस्कस करूँ? आप भी जी। जानते हैं शहर के मसाइल को अच्छा और फैज़ साहब ये भी बताइएगा क्योंकि हमें माज़ी में अगर जाएँ थोड़ा-सा तो बॉलीवुड फ़िल्मों का झलक नज़र आती थी। गैंग वार और इस तरह जैसे कि चौधरी असलम के घर के ऊपर हमला हुआ, जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फ़िल्म उसका एक सीन हमें यकीन नहीं होता था कि ऐसे भी मुमकिन होगा। फिर जिस तरह उनको शहीद किया गया, तो ये भी एक तरह का एक अंदाज़ वही था। तो क्या अभी भी वो गैंग वार सिस्टम कराची में मौजूद है, खामोश है, चुप है, अभी कोई एक्टिव नहीं है या वो खत्म हो चुका है मुकम्मल? देखिए, लियारी गैंग वॉर की अगर हम बात करें तो वाक़ई उसकी कहानी बिल्कुल उसी तरह से जो है ना, जो हमें बॉलीवुड की फ़िल्मों की क्या बात करें, बॉम्बे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से हमें मिलती हुई नज़र आती है कि जनाब वहाँ पर एक बॉस था, उसके नीचे 2 लोग थे। वो 2 लोग कभी एक ही ग्रुप में होते थे, फिर आपस में एक-दूसरे के मुखालिफ हो गए। छोटा राजन, छोटा शकील की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है वो एक वक़्त में रहमान डकैत और अरशद पप्पू जो है वो एक ही गैंग में नज़र आते हैं और फिर बाद में एक-दूसरे के बड़े मुखालिफ बन जाते हैं और गैंग वार शुरू हो जाती है। ये गैंग वॉर लियारी में आज भी जारी है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं मेरा ख़्याल है हफ़्ता भी नहीं गुज़रा होगा। ये लियारी गैंग वॉर के ही लोगों ने बाकायदा तौर पर कराची के उसी इलाके में जो ओल्ड एरिया है, वहाँ के एक ताजिर को भत्ते की पर्ची भेजी और उसके भत्ता ना देने पर उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फायरिंग के बाद 20 मिनट के बाद उसके मुलाज़िम को दुबई से कॉल आती है और उसमें कहा जाता है कि कत्ल की ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं। वो लियारी के गैंग वॉर का एक रुकन है वो शख़्स और उस वो कहता है कि जी, चूँकि हमने भत्ता माँगा था और हमें भत्ता नहीं दिया गया, तो हमने ये बंदा मार दिया। वो पलानियन साहब का नाम है।
ये शहर तो में जो है वो इसका एक मतलब है कि चौधरी असलम जैसे अफसरान की अब जरूरत है, जैसे लियारी ऑपरेशन हुआ था उन्होंने किया था, इस तरह के अफसरान की अब दोबारा जरूरत हमें पेश आ रही है। देखिए लियारी ऑपरेशन के ऊपर तो मेरा कमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है क्योंकि उस वक़्त जो है वो ऑपरेशन भी किसी हद तक जो है वो पॉलिटिकल था और पुलिस हुँ, अफ़सरान जो है वो लियारी के चील चौक पर पहुँचकर कब्बा उड़ा, चील उड़ी खेल कर वापस आ जाते थे। अच्छा, लियारी और कराची का जो दहशतगर्दी का एक पूरा सिनेरियो था, उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनिटली हमें चौधरी असलम जैसे लोग चाहिए और वो लोग होंगे तो हम क्राइम जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन हुँ, आज जो कराची का सबसे बड़ा मसला है, नंबर 1 स्ट्रीट क्राइम जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2 कराची में एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी। नंबर 3 किडनैपिंग फॉर रैंसम। कराची के शहरियों को, ताजिर बिरादरी को, बिज़नेसमैनों को, उनकी औलादों को तावान की गर्ज से उठाया जाता है, उनसे तावान लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये तक देखा गया है, मुझे माज़रत के साथ ये बात कहने दीजिए कि कराची से अगवा करके इस शहर से निकाल कर कच्चे में ले जाकर जो है वो तावान माँगा गया है और सिर्फ यही नहीं हुआ, ये भी हुआ है शहर में अभी 2023 में कि एक शख्स को कराची में तावान जब उससे वो भत्ता माँगा गया, नहीं दिया गया, तो उस शख्स को कच्चे से आए हुए लोगों ने जो है वो यहाँ कराची में कत्ल किया। इसकी बाकायदा एफआईआर मौजूद है। तो ये शहर में क्या कहूँ मैं 3000 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर, 3 करोड़ की आबादी, 100 से ज़ायद थाने, ये शहर जो है इतने बड़े तो मुल्क होते हैं जितना बड़ा ये शहर है। इस शहर में ना पुलिस उतनी है, ना पुलिस के पास वो कैपेसिटी है। हमने 29-35 सालों में जो इस शहर में हमने रेंजेस रखे, जितना हमने रेंजेस पे खर्च किया, अगर मैं कहता हूँ इतना हम पुलिस के ऊपर खर्च करते, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर खर्च करते, तो शायद आज ये पुलिस जो है हमें उससे ज्यादा डिलीवर कर सकती थी। सही, सही। फ़हीम साहब आखिर में एक सवाल पूछूँगा इसका जवाब मुझे दीजिएगा क्योंकि तारीख में आपने मुलाकात की होगी चौधरी असलम, एक फ़िल्म भी बनी है उनके ऊपर। चौधरी असलम आपकी नज़र में वो हीरो थे या विलेन थे? देखिए एक यूट्यूब चैनल ने पिछले दिनों मुझसे इस पे जो है वो बात करना चाही थी, मैं वक्त की कमी की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे सका। मेरी नजर में चौधरी असलम जो है वो विलन भी था, मेरी नजर में वो हीरो भी था। देखिए विलेन किस गलतियां हर वजह से? शख्स से होती हैं, वो हर गलतियां मैं वहीं आ रहा था, गलतियां हर शख्स से होती हैं, ठीक है। उस शख्स ने शहर में अमन कायम करने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसी के रिकॉर्ड के ऊपर असलम बरोही जैसा केस भी मौजूद है। असलम बरोही जिसे माशूक बरोही समझकर जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक बड़ा नाम था शहर का, उसे उन्होंने असलम बरोही समझकर मार दिया। वो बेचारा जो है वो एक मामूली देहाती था और उस मामूली देहाती को उन्होंने समझा कि ये माशूक बरोही है। इन्फॉर्मेशन गलत थी, जो भी था, जैसे भी था, लेकिन जब असलम बरोही उस शख्स के हाथों मारा गया, तो मुझे अफ़सोस हुआ कि असलम बरोही को नहीं मरना चाहिए था। वो एक मामूली सा इंसान था और उसकी माँ जिस तरह से रोती हुई मुझे आज भी याद है जब मेरे पास आई थी और मैंने वो खबर ऑन एयर की थी अपने प्रोग्राम में। उसके ऊपर जो उसपे चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस भी लिया था। उसके बाद चौधरी असलम, इरफान बहादुर और कई दोस्त जो हैं, मैं दोस्त कहूँगा क्योंकि वो ज़ाहिर है पुलिस में जब हम पुलिस वालों के साथ हमारा एक चोली दामन का साथ होता है तो दोस्ती हो जाती है। ये लोग गिरफ्तार भी हुए उस वक़्त असलम बरोही के कत्ल केस में। बाद में बरी भी हुए और बाद में जो है उनके साथ जो है एक ताल्लुक भी बना दोबारा से। लेकिन ये अफ़सोस ज़रूर होता है कि चौधरी असलम के हाथों असलम बरोही को नहीं मरना चाहिए था। सही, सही। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, ना सिर्फ़ कराची, पूरे होल जो मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से तफ़सीली तौर पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन फ़हीम सिद्दीकी थे, जो कराची के अमन-ओ-अमान के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से तफ़सीली तौर पे गुफ्तगू हुई। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।